हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएस एजुकेशन कॉर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक जो होगा वह जूट होगा। तो क्लॉथिंग टेक्सटाइल के अंतर्गत, वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत आज हम किस पे चर्चा करेंगे? जूट पर चर्चा करेंगे। जूट टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आज हम जूट के बारे में सब कुछ यहाँ फुल डिटेल में जानेंगे, एक ही वीडियो में जानेंगे। जैसे जूट कैसा रेशा है? तो वानस्पतिक जगत का रेशा है, प्राकृतिक जगत का रेशा है। प्राकृतिक जगत में इसको कहाँ से हम प्राप्त करते हैं? तो वानस्पतिक जगत से इसको हम प्राप्त करते हैं। और इसमें क्या ये कैसा रेशा होता है? तो सेलुलोजिक रेशा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक जगत का सबसे कमज़ोर रेशा कौन सा होता है, तो जूट होता है। जूट की फसल चक्र कितने दिन की होती है? तो 120 दिन से लेकर के 150 दिन, मतलब 1 वर्ष की होती है इसकी जो फसल चक्र होती है। जूट को कौन सा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा कहा जाता है, या स्वर्ण रेशा इसे कहा जाता है, या गोल्डन फाइबर के नाम से इसे जाना जाता है। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किस देश में होता है? तो सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन हमारे भारत देश में होता है। अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में कहाँ पर होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। और पश्चिम बंगाल में कहाँ पर पश्चिम बंगाल में होता है। सेकेंड स्थान पे कौन सा हमारा देश है? तो बिहार है। थर्ड में कौन है? तो असम है। कुछ ऐसे बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जूट। सबसे पहले हम जानेंगे जूट हमारा कैसा रेशा है। तो प्राकृतिक जगत का है। और प्राकृतिक जगत का कैसा रेशा है? तो प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक रेशा है। इसकी हम प्राप्ति कहाँ से करते हैं? तो सेलुलोज रेशे से। सेलुलोज, इसमें पाया क्या जाता है? सेलुलोज। भारत में जूट को किस नाम से जाना जाता है? तो जो भारत में जूट है इसको टाट के नाम से जानते हैं। टाट, भारत में जूट को टाट के नाम से जाना जाता है। भारत में जूट को किस नाम से जानते हैं? तो टाट शब्द से जानते हैं। और टाट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो टाट शब्द का जो अर्थ होता है, इसका तात्पर्य होता है उलझा हुआ या मिला हुआ रेशा। उलझा हुआ या मिला हुआ रेशा। अगर हम जूट के वानस्पतिक नाम की बात करते हैं, तो जैसे लिनन है हमारा, लिनन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो लिनन का वानस्पतिक नाम है लिनम यूसिटेडिसियम। और अगर हम कपास की बात करते हैं तो कपास का वानस्पतिक नाम है गोसिपियम हिरसुटम। उसी प्रकार से अगर हम जूट के लिनन की बात अगर हम जूट के वानस्पतिक नाम की बात करते हैं तो कार्कोरस ओलिटोरियस। ये क्या है? कार्कोरस ओलिटोरियस हमारे जूट का वानस्पतिक नाम है। अगर हम जूट के उत्पादन की बात करें तो प्रथम स्थान पर कौन है? जूट के उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर हमारा भारत है। और सेकंड स्थान पर हमारा बांग्लादेश है। प्रथम स्थान पर भारत है और सेकंड स्थान पर बांग्लादेश है। अगर हम जूट की भारत में उत्पादन की बात करते हैं तो भारत में उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है।
नंबर 1 के स्थान पर, दूसरा हमारा बिहार है और तीसरा क्या है, असम। अभी तक हमने क्या क्या जाना? अभी तक हमने जाना कि जूट है वो कैसा रेशा है, तो प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक रेशा है। प्राप्ति कहाँ से होती है? तो तने से प्राप्ति होती है। पाया क्या जाता है? सेलुलोज जगत का रेशा होता है। भारत में जूट को किस नाम से जानते हैं? तो टाट के नाम से जानते हैं। जब हम टाट के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो टाट का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है? उलझा हुआ या मिला हुआ रेशा कहलाता है। जब हम जूट की वानस्पतिक नाम की बात करते हैं तो जूट का वानस्पतिक नाम क्या है? कार्कोरस ओलिटोरियस है। जूट में उत्पादन की अगर हम बात करते हैं, प्रथम स्थान पर हमारा कौन सा देश है? तो भारत देश है। सेकंड स्थान पर हमारा बांग्लादेश है। अगर हम जूट के उत्पादन की भारत देश में सबसे ज़्यादा चर्चा करते हैं, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में होता है। सेकंड स्थान पे हमारा बिहार है और थर्ड स्थान पे हमारा असम है। और हम आगे बात करते हैं कि जो जूट होता है, अब जूट के पौधे की लंबाई कितनी होती है, ये कितने दिन में फसल चक्र इसकी तैयार होती है, कुछ ऐसे बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो जूट का पौधा होता है इसकी लंबाई कितनी होती है। जूट का पौधा, जो जूट का पौधा होता है इसकी अगर हम लंबाई की बात करते हैं 2.5 से 3 मीटर होती है। लंबाई कितनी होती है? 2.5 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक होती है। और ये किस बुक में दिया गया है? तो रीना खनूजा मैम की टेक्सटाइल की बुक में दिया गया है। अगर हम इसकी फीट में बात करते हैं कि कितने फीट का होता है, यही फीट में अगर हम इसकी बात करते हैं तो 6 से 8 फीट तक यह रेशा होता है। फसल चक्र की बात करते हैं, इसकी जो फसल चक्र होती है वो 1 वर्ष में तैयार होती है। 1 वर्षीय फसल चक्र होती है। लगभग कितना समय लगता है? तो 120 दिन से लेकर के 150 दिन तक इसकी फसल चक्र हमारी क्या है? तैयार होती है। और क्या जान देंगे? इसके लिए मिट्टी कैसे आवश्यकता होती है? तो इसके लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है, मिट्टी इसकी जलोढ़ होनी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। और इसके लिए ताप जो है मिट्टी जलोढ़ होनी चाहिए। अगर हम इसको बात करते हैं कि कैसा वातावरण होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? नमी युक्त वातावरण में होती है। उष्णादि वातावरण में नमी युक्त, जिस स्थान पर उष्णादि भी इसको बोल सकते हैं, उष्णादि। उष्णादि का मतलब है कि जहाँ पर गर्मी भी हो और नमी भी हो। उष्ण मीन्स गर्मी होती है और आर्द्र मीन्स नम होता है या नमी होती है। तो उष्णादि युक्त स्थानों पर इसकी जो है फसल चक्र तैयार अच्छी होती है। और इससे क्या क्या बनाया जाता है? अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, ये तो हो गई इसकी जलवायु। अब हम जानेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। और ये फसल चक्र जो है कब बोई जाती है? तो इसकी फसल की जो बोने का समय होता है, इसकी बुआई फरवरी मार्च में होती है। बुआई फरवरी मार्च में होती है। जून और जुलाई में इसकी कटाई प्रक्रिया होती है। जून और जुलाई में कटाई की प्रक्रिया होती है इस फसल चक्र की। और इसे किस नामों से जानते हैं? तो इसे सुवर्ण रेशा कहा जाता है, सुनहरा रेशा इसे कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? स्वर्ण रेशा के नाम से इसे जाना जाता है। तो इन सारे नामों से इसे संबोधित किया जाता है। गोल्डन फाइबर कहा जाता है, स्वर्ण रेशा कहा जाता है और सुनहरा रेशा के नाम से इसे जाना जाता है।
अगर हम इसकी बात करेंगे, अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्या नहीं बनती हैं। यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि जूट का जो पौधा होता है लंबाई कितनी होती है, तो 2.5 से 3 मीटर होती है। फीट की बात करते हैं तो वो 6 से 8 फीट का होता है। फसल चक्र की बात करते हैं तो 1 वर्षीय होता है। कम से कम इसकी फसल को होने में 120 दिन से लेकर के 150 दिन का समय लगता है। मिट्टी की बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। जलवायु की बात करते हैं तो नमी युक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। उसको नमी युक्त जलवायु को उष्णादि जलवायु भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे गर्मी भी हो और नमी भी हो, ऐसे स्थानों पर होता है। अगर हम इसके बुआई की बात करते हैं तो फरवरी और मार्च में इसकी बुआई की जाती है। और कटाई की बात करते हैं, हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो जून और जुलाई में इस फसल को हार्वेस्ट किया जाता है। अब हम उसके बाद कहा क्या क्या जाता है, तो सुनहरा रेशा कहा जाता है, गोल्डन फाइबर और स्वर्ण रेशा के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम आगे इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। विशेषताएं हेडिंग बनाएंगे। अब हम जानेंगे कि जूट के जो रेशे होते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि इसका प्रयोग वस्त्र में नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग वस्त्र के लिए नहीं किया जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा, तो यह प्राकृतिक जगत का सबसे कमजोर रेशा है। यह प्राकृतिक जगत का सबसे कमजोर रेशा है। और क्या किया जाता है, तो इस पर परिचर्या नहीं की जाती है। जैसे ब्लीचिंग हो गया, परिचर्या नहीं की जाती है। और क्या होता है, तो अम्ल और क्षार जो होता है उसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अम्ल और क्षार का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और इससे क्या होता है, अम्ल और क्षार का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके रेशे चिकने तो होते हैं परंतु मजबूत नहीं होते हैं। रेशे चिकने होते हैं परंतु मजबूत नहीं होते हैं। इससे कौन कौन से जो है, इस पर ब्लीच नहीं किया जाता है। और जूट पर किसी भी प्रकार का ब्लीच, जूट रेशा पर ब्लीच नहीं किया जाता है। इससे क्या क्या बनाए जाते हैं, इससे बनाने के लिए इसका प्रयोग कई क्षेत्रों में करते हैं। जैसे सजावट के सामान बनाते हैं, इसका प्रयोग सजावट के सामान, चटाई, बोरे, सुतली, जिससे सिलाई की जाती है बोरे के, उसको सुतली बोलते हैं। सुतली, रस्सियाँ आदि चीजें बनाई जाती हैं। पावदान आदि चीजें बनाई जाती हैं। बात समझ में आई? हमने आपको क्या क्या बताया इसकी विशेषताओं में हम आपसे बात जो किए हैं वो किए हैं कि इसका जो प्रयोग होता है वस्त्र के लिए नहीं किया जाता है। यह प्राकृतिक जगत का सबसे कमजोर रेशा होता है। परिचर्या इस पर किसी भी प्रकार की नहीं की जाती है। अम्ल और क्षार का इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके रेशे चिकने होते हैं परंतु मजबूत नहीं होते हैं।
जूट का जो रेशा होता है इस पर किसी भी प्रकार का कोई ब्लीच नहीं किया जाता है। इसके प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसके प्रयोग के लिए हम जो है इसको सजावट में लेते हैं, चटाई बनाते हैं, बोरे रस बनाते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, सुतली बनाई जाती है, कुशन बनाए जाते हैं, पावदान बनाए जाते हैं, जो हमारा जो है गद्दा आता है उसके अंदर भरा जाता है। ऐसे प्रयोग में इसको लाया जाता है। अब हम आगे जानेंगे इसके प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया, कैसे इसको जो है हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्टिंग की प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया को समझेंगे। अब इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको बुआई होती है, तो कल्टीवेशन किया जाता है। कल्टीवेशन का मतलब है बुआई करना, और बुआई किस महीने में की जाती है, बुआई इसकी जो की जाती है वो की जाती है फरवरी और मार्च में। फरवरी और मार्च में इसकी बुआई की जाती है। बुआई के बाद अगला है इसको हार्वेस्टिंग करना। बुआई कर देते हैं तो पानी वानी देते हैं, उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई करना या एकत्रित करना। एकत्रित किस महीने में किया जाता है, तो जून और जुलाई में काटा जाता है, जून और जुलाई में, क्योंकि 120 दिन से 150 दिन तक इस फसल को तैयार होने में कम से कम लगता है। उसके बाद हम जानेंगे कि फिर क्या किया जाता है, फिर इस पर रेटिंग प्रोसेस किया जाता है, गलाया जाता है। और रेटिंग प्रोसेस किस पर किया जाता है, लिनन पे किया जाता है। रेटिंग का मतलब होता है गलाना। उसके बाद क्या किया जाता है, सॉफ्टनिंग किया जाता है। सॉफ्टनिंग की जाती है। सॉफ्टनिंग का मतलब है तेल व पानी को लगा करके गर्म रोलर के मध्य से गुजारा जाता है। तेल व पानी को लगाकर रोलर के मध्य से गुजारना। तेल व पानी को लगाकर रोलर के मध्य से गुजारना। फिर जो है क्या किया जाता है, स्पिनिंग प्रोसेस किया जाता है। स्पिनिंग मतलब होता है कटाई परिसज्जा, मतलब रेशे क्यों बनाया जाता है, इस रेशे से यार्न तैयार किए जाते हैं। फिर फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग का मतलब है परिसज्जा। परिसज्जा का मतलब है कि जो छोटे छोटे थ्रेड वगैरह निकले रहते हैं उसको काट दिया जाता है किसी भी प्रकार की, और परिसज्जा इस पर विशेष नहीं की जाती है। सबसे पहले प्रोसेस में क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, बुआई करते हैं जूट की। किस महीने में करते हैं, तो फरवरी और मार्च में करते हैं। फिर हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, मतलब फसल को जड़ से उखाड़ लेते हैं, इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। तो एकत्रित कब करते हैं, जून और जुलाई में। उसके बाद रेटिंग प्रोसेस किया जाता है। लेकिन ये जो रेटिंग प्रोसेस किया जाता है बहुत सा आज जो है सुविधा पूर्वक किया जाता है। बहुत इसमें जो है देख रेख की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर तंतु को बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव खा लेंगे तो हमारा जो तंतु है वो नष्ट हो जाएगा, और कम खाए रहते हैं तो रेशे को निकलने में आसानी नहीं होती है। अगर सेलुलोज कम गला रहता है तो हमारा रेशा जो है वह आसानी से नहीं निकलता है। तो रेटिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता होती है। उसके बाद सॉफ्टनिंग प्रोसेस की जाती है। सॉफ्टनिंग का मतलब होता है कि रेशे पर जो है तेल व पानी को लगा करके रोलर के मध्य से गुजारा जाता है। तो रेशे को जो होते हैं इसके थोड़ा रुक्ष होते हैं, ककड़ीले होते हैं, कड़े होते हैं, उनको थोड़ा मुलायम बनाने की कोशिश किया जाता है। फिर स्पिनिंग की जाती है, मतलब रेशे से हमारा यार्न या धागा तैयार कर लिया जाता है। फिनिशिंग परिसज्जा में क्या की जाती है, तो जैसे हमारा जूट है, बोरा है, इन सब में जो ताने और बाने के फॉर्म में धागे ज़्यादा निकले रहते हैं उनको काट करके एक बराबर में किया जाता है। इस पर किसी प्रकार की विशेष परिसज्जा नहीं की जाती है। अब हम जूट के कुछ फैक्ट के बारे में और जानेंगे।
जैसे भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो भारत में जूट का पहला कारखाना भारत में जो जूट का पहला कारखाना खोला गया था वो 1855 में खोला गया था और सिसरा नामक स्थान पर खोला गया था, सिसरा नामक स्थान। और ये सिसरा है कहाँ? तो ये पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में है। सिसरा जो है हुगली नदी के तट के किनारे है, हुगली नदी के तट के किनारे, हुगली नदी के पास है सिसरा। पहला कारखाना खोला गया था। उसके बाद हम जानेंगे इजरा क्या है। इजरा, तो इजरा आता है, इजरा का फुल फॉर्म होता है इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। रिसर्च एसोसिएशन अगर हिंदी में इसकी बात करते हैं तो इसका क्या नाम है? तो भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ। और इसके जो पहला व्यापारी हमारे जो है इंडस्ट्रीज का कौन था? तो जो पहला व्यापारी था वो भारत में जूट के कारखाने का वो स्कॉटलैंड का व्यापारी था। ये जो पहला कारखाना था इसका जो व्यापारी कौन था? तो स्कॉटलैंड का था। स्कॉटलैंड का व्यापारी था, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था जॉर्ज ऑकलैंड। जॉर्ज ऑकलैंड। जॉर्ज ऑकलैंड पहली बार जो है हमारे देश में व्यापार करने आया था। कब आया था? तो 1859 में आया था व्यापार करने, और इन्होंने कई सारी कंपनियां हमारे देश में खोली। आगे हम जानेंगे केंद्रीय जूट प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पे है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये कहाँ है? हमारे पश्चिम बंगाल कोलकाता में ही है। पश्चिम बंगाल कोलकाता में ही है। भारत जूट निगम संगठन, भारत जूट निगम कब आया? तो 1971 में आया। भारत जूट निगम 1971 में। और अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था। और बांग्लादेश में कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। हमने आपको यहाँ क्या क्या बताया? हमने आपको बताया कि भारत में जूट का जो पहला कारखाना था वो कहाँ है? तो 1855 में खोला गया था। और कहीं कहीं पर जो है आपको 1855 मिलेगा, कहीं कहीं पे 1859 मिलेगा, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो 1855 ही है, क्योंकि 1859 में स्कॉटलैंड के एक व्यापारी आए थे जो कि कई सारी कंपनियों का निर्माण किए, जिनका नाम क्या था? आर्कलैंड था। तो 1855 में सिसरा नामक स्थान पर जो है खोला गया। सिसरा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में ही है, और हुगली नदी के किनारे यह स्थित है।
इजरा क्या होता है? इजरा की अगर हम बात करते हैं तो इजरा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। हिंदी में अगर इसकी हम बात करते हैं तो भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ होता है। उसके बाद केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में ही है। भारत जूट निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 ईस्वी में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन कहाँ पर है? तो बांग्लादेश ढाका में स्थित है। ये था पूरा जूट के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई जो है आपकी क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।